नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म से संबंधित काफ़ी दुखद हादसा हुआ। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल गार्डन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लोकल लेवल पे होना चाहिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। आज का जो एथिकल एग्जाम्पल है वो देखो, उड़ीसा में ना एक बुजुर्ग की वीडियो वायरल हुई। बुजुर्ग की एज काफ़ी मतलब बॉडी भी ऐसी चला नहीं जा रहा, वो एक चेयर की सहायता से चल रही हैं, नंगे पैर, बिना चप्पल के, चप्पल जूते कुछ भी नहीं है, फुटवियर नहीं है। वो जा रही हैं अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, बुढ़ापा जो पेंशन मिलती है, ऐसी हालत में चेयर की सहायता से वो चल रही हैं बिना फुटवियर के। और बॉडी काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि चलने में बहुत परेशानी हो रही है, और वो अपनी बुढ़ापा पेंशन कलेक्ट करने जा रही हैं बैंक से। तो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एसबीआई को ट्वीट करके कहा कि आप गलत कर रहे हो, आपको कुछ प्रोविज़न करना चाहिए, ज़्यादा आनाकानी नहीं करनी चाहिए, पेंशन देने में ज़्यादा आसानी से पेंशन मिल जाए बुजुर्गों को, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जैसे एल्डर अब्यूज़, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ होता है वैसे एल्डर अब्यूज़। दूसरे नंबर पे लैक ऑफ एम्पैथी फ्रॉम बैंक साइड। बैंक ये नहीं देख रहा है कि बुजुर्ग कितनी दूर से आ रहे हैं पेंशन लेने के लिए। जैसे बैंकिंग कोरस्पोंडेंट वाला कंसेप्ट होता है, वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और वैसे ज़्यादा मतलब पॉइंट वैसा वाला है, लेकिन सच पूछो तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी है। एक डिग्निटी के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, ये सब ह्यूमन राइट्स में आते हैं। बट आप वो ये वीडियो देखोगे जिस प्रकार से वो बुजुर्ग जा रही हैं पेंशन कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टेररिज्म यानी आतंकवाद से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, काफ़ी दुखद हादसा हुआ जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी पूंछ सेक्टर में एलओसी के नज़दीक। यहाँ पर एक टेरर अटैक में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। ये जो हमला था ना, जिस प्रकार से हमारे जवान जिंदा जल गए इस अटैक में, पुलवामा की याद दिलाता है। किस प्रकार से 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए, चूँकि पुलवामा अटैक का आरोप लगा था जैसे मोहम्मद के ऊपर, जो कि एक आतंकी संगठन है पाकिस्तान बेस्ड। तो इस पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट में, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की गई थी, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस घटना की याद दिलाता है ये आतंकी हमला, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अब देखो, ये जो हमला है ना, उस समय हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा में आएंगे, मतलब कुछ ही दिनों में एससीओ का जो समिट ऑर्गेनाइज होगा इंडिया में, वहाँ पर बिलावल भुट्टो आएंगे एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए अगले महीने गोवा में। इसके अलावा मई में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी। तो ऐसा लगता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जो नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन किसी भी तरह से नॉर्मलाइज हों। और देखो, इस टेरर अटैक से ना कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के भी निकलते हैं। एलओसी के नज़दीक पेट्रोलिंग की जा रही थी इस ट्रक के द्वारा जिस पर हमला हुआ, लेकिन अकेला व्हीकल पेट्रोलिंग कर रहा था। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, एसओपी इस प्रकार से होती है, अकेला व्हीकल नहीं जाएगा, क्योंकि एक व्हीकल पे अटैक होता है तो कम से कम दूसरा जो व्हीकल होगा वो संभाल लेगा, अटेंड करेगा। जैसे पुलवामा में जब हमला हुआ था तो काफ़ी ट्रकों का काफिला चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अकेले व्हीकल के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, इसलिए अटैक होने के बहुत देर बाद तक जो जवान घायल हुए शुरुआत में, उनको अटेंड करने के लिए कोई नहीं था काफ़ी देर तक। तो अकेले व्हीकल के द्वारा पेट्रोलिंग नहीं की जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे की जा रही थी। ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकुनाज हैं पेट्रोल पार्टीज में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बड़ा कंसर्न यहाँ पे देखो ये है, जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आमतौर पे पहले टेररिज्म कम था। ज़्यादा टेररिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है? कश्मीर रीजन में, जैसे पुलवामा में, उस साइड ज़्यादा मिलता है। लेकिन पूंछ सेक्टर में टेररिज्म
की घटनाएं घटित होना ये भी एक चिंता की बात है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है आर्टिकल 370 के अंदर, एक बार वो हट गया तो टेररिज्म काफ़ी कम हो जाएगा। और डेटा ये कहता है कि टेररिज्म कम तो हुआ लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, और अब तो एक बार फिर से राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है टेररिज्म से रिलेटेड। टेररिज्म की वजह से देखो देश को हर प्रकार की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ह्यूमन कॉस्ट देखिए, कितने सारे जवान शहीद होते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, यूथ भटक के टेररिज्म के रास्ते पर चले जाते हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, जो 5 जवान शहीद हुए हैं उनमें से एक, उनकी 18 महीने की बच्ची है और उनके फादर भी आर्मी में ही थे, और उनके फादर भी जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी में शहीद हुए थे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए। उस समय अभी जो जवान शहीद हुए हैं उनकी एज भी 1 साल थी। मतलब काफ़ी सिमिलरिटीज़, किस प्रकार से फादर और सन दोनों ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए। तो ह्यूमन कॉस्ट, उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट देखिए, जहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा होगा वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा जाहिर तौर पे। तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं आएगी तो वो रीजन जो है वो बैकवर्ड रह जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके बैकवर्ड रहने का एक मेजर रीजन ये भी है कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर आप सोशल कॉस्ट देखिए, टेररिज्म की वजह से समाज में इनटॉलरेंस बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ता है, समाज में डिवीजन्स आती हैं, तो हर तरह की कीमत चुकानी पड़ती है टेररिज्म की वजह से। टेररिज्म की वजह से वैसे देखो सरकार बहुत कुछ कर रही है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी सरकार कर रही है, एससीओ में रेट्स मैकेनिज्म है टेररिज्म से लड़ने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है, वही बात जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एक देश का टेररिस्ट, एक देश, कोई पर्सन एक देश के लिए टेररिस्ट है, दूसरे देश के लिए हीरो है। जैसे पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है तो ये पाकिस्तान के लिए हीरो हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब टेररिज्म एक ऐसी समस्या है जिसको सभी देशों को मिलकर सोल्व करना चाहिए। हालांकि देखो ये सिर्फ आइडियल बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। बट इंडिया की अप्रोच ये है टेररिज्म से लड़ने के लिए कि सबसे पहले तो आप डेवलपमेंट लेके आओ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सरकार डेवलपमेंट और गवर्नेंस इश्यूज पे फोकस करती है ताकि यूथ को भटकाया ना जा सके टेररिज्म के रास्ते पर और वो मेन स्ट्रीम में ही शामिल रहें। दूसरा, आप अपना डिफेंस मजबूत करो। अब देखो इस अटैक में तो कमियां रह गई, डिफेंस मजबूत नहीं था तभी ये टेरर अटैक हो सका। अदरवाइज सरकार की कोशिश ये होती है कि डिफेंस इतना मजबूत किया जाए कि टेररिस्ट अटैक हो ही ना सके। तीसरा, एक डेटरेंस क्रिएट करना, जिसे ऑफेंसिव डिफेंस भी कहा जाता है, जो NSA हमारे जो अजीत डोवल हैं हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं। ऑफेंसिव डिफेंस मतलब जैसे पुलवामा की घटना के बाद इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कर दी, पाकिस्तान को सख्त चेतावनी थी कि अगर आपने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवाया, आपने टेररिज्म को सपोर्ट किया तो हम आप पे हमला करेंगे। तो पाकिस्तान के मन में एक डर बिठाने की कोशिश की गई थी। यही है ऑफेंसिव डिफेंस। वो उनका फेमस डायलॉग है, अगर वो एक बार और मुंबई पर अटैक करने की उन्होंने सोची भी सही तो वो अपने बलूचिस्तान से हाथ खो बैठेंगे। मतलब एक डर बिठाना कि अगर आपने हमला किया तो हम भी आपके बलूचिस्तान को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं डेटरेंस। ये जो डर अगर पाकिस्तान के मन में रहेगा ना कि अगर हमने इंडिया के ऊपर अटैक करवाया तो इससे हमें ही नुकसान होगा, इंडिया जवाब देगा, तो फिर वो डर रहेगा तो पाकिस्तान फिर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए जो यूपीएससी ने अभी तक टेररिज्म से संबंधित पूछे हैं। साइबर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद टेररिज्म फाइनेंसिंग, टेररिज्म इट्स फॉर्म, 2016 में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पूछा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन आप आंसर कैसा लिखते हो वो मैटर करता है। इवन इंटरव्यू में भी हम ये डरते रहते हैं क्या पूछ लेंगे, क्या पूछ लेगा बोर्ड, और मेंस में हम डरते हैं क्या पूछ लेगा यूपीएससी। देखो पूछते ज़्यादातर टाइम वो सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम कैसे जवाब देते हैं इंटरव्यू में और मेंस में कैसे आंसर लिखते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। आमतौर पे सिंपल क्वेश्चंस का भी हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाते बिना राइटिंग प्रैक्टिस के अभाव में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बोटेनिकल गार्डन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बोटेनिकल गार्डन का क्या मतलब है? बोटेनिकल गार्डन देखो एक स्पेशल टाइप का गार्डन होता है
जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स, फूल, श्रब्स, हर्ब्स ये सब उगाए जाते हैं। ना सिर्फ लोकल प्लांट्स, फूल, बल्कि दूर दराज के एरिया से, इवन विदेशों से लाए हुए प्लांट्स भी उगाए जाते हैं। मकसद ये होता है बोटेनिकल गार्डन का कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी को, प्लांट्स की वेल्थ को सहेज कर रखा जाए, रिसर्च हो प्लांट्स से संबंधित, एजुकेशनल पर्पजेज में भी काम आता है बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं प्लांट्स के बारे में। मतलब अनेकों पर्पजेज होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के इस्टाब्लिश होने में। इंडिया में सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वो कोलकाता में है। नाम भी मैं आपको बताता हूँ, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। 1787 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। उस समय नाम कुछ और था, बाद में आचार्य जगदीश चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए नाम चेंज हुआ। कोलकाता के हावड़ा में है, 109 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहीं पर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ते रहते हो अक्सर, जब भी कोई नया प्लांट मिलता है ये बोटेनिकल सर्वेज और डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित रिसर्च करता है। वैसे देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है ना, वो यूके के लंदन में है, क्यू में, KEW में। वो 300 एकड़ में फैला हुआ है। अभी कंटेक्स्ट ये है कि ना तमिलनाडु में एक जगह है चेंगलपट्टू, चेंगलपट्टू गांव है, वहां पे ये बोटेनिकल गार्डन एक नया इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसका नाम होगा चेंगलपट्टू बोटेनिकल गार्डन। ये 300 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जब ये बन जाएगा तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा। अब राइटर ये कहते हैं इस आर्टिकल में कि प्लांट्स के साथ इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। प्लांट्स तो एक प्रकार से नींव है सिविलाइजेशन की। क्या प्लांट्स के बिना मुमकिन है सिविलाइजेशन? आंसर है नो। पहले भी क्या हुआ करता था, देखो एंशियंट टेक्स्ट में और गुफाओं में पेंटिंग्स जो मिलती हैं उनमें जिक्र है कि इस प्रकार से पहले घरों के आसपास गार्डन हुआ करता था जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स को या फिर एडिबल प्लांट्स को उगाया जाता था। इसके अलावा पुराने समय में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे ना, वहाँ पे वो बड़े बड़े गार्डन्स इस्टेब्लिश करवाते थे और गार्डन्स एक प्रकार से उस राज्य में समृद्धि का प्रतीक होता था। बड़े बड़े गार्डन्स मतलब इस राज्य में काफ़ी ज़्यादा समृद्धि है। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ पहले जब राजा महाराजा रूल किया करते थे। लेकिन ना उसके बाद ना हमारे देश में ज़्यादा ना बोटेनिकल गार्डन्स पे ध्यान नहीं दिया गया। टोटल 10 से लेके 35 के बीच में बोटेनिकल गार्डन्स हैं हमारे देश में, लेकिन इनमें से बहुत कम बोटेनिकल गार्डन्स ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे से रिसर्च वगैरह होती है, बहुत कम है। जबकि देखो दूसरे देशों में, जैसे पिछले 2 दशकों में सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में अच्छे बोटेनिकल गार्डन्स इस्टेब्लिश हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े। अभी जो ये चेंगलपट्टू में तमिलनाडु में बोटेनिकल गार्डन्स इस्टेब्लिश होगा ना, इसके लिए एक्सपर्टीज़ किससे ली जाएगी? जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है पूरे वर्ल्ड में, लंदन वाला ही, जो क्यू में है, यहां से हेल्प ली जाएगी। तो राइटर ये कहते हैं हमारे देश में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां से हेल्प ली जा सकती है। मतलब उनका बहुत लंबा एक्सपर्टीज है बोटेनिकल गार्डन के मामले में। तो ये चेंगलपट्टू में बोटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश होगा ना 138 एकर्स में, उसको डेवलप करने में इंडिया के इंस्टीट्यूट्स के साथ भी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो अच्छे से। एक और चीज़, ये जो चेंगलपट्टू में बोटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश होगा ये टोटल 138 एकड़ में फैलेगा, जबकि अभी तक हमारे देश में जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन था वो 108 एकड़ में फैला हुआ था। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो बोटेनिकल गार्डन जो शुरुआत में उन्होंने बात बोली बहुत काम की चीज़ है। हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी प्लांट्स को सहेज के रखा जा सकता है बोटेनिकल गार्डन में। उन्हें पता लगे कि ये प्लांट्स पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब सिर्फ यहाँ पे हैं। मतलब लुप्त होते प्लांट्स को भी बचाया जा सकता है। और बोटेनिकल गार्डन बनाना आसान नहीं होता, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इसमें लगती है। तभी तो जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है उसकी हेल्प ली जा रही है कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करे। पुराने समय में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि पूरा इसमें साइंस वगैरह लगता है बोटेनिकल गार्डन को इस्टेब्लिश करने में। तो जिस देश में जितना बड़ा बोटेनिकल गार्डन, जितनी डाइवर्सिटी वाला बोटेनिकल गार्डन, उस देश के पास ज़्यादा साइंस, वो देश ज़्यादा सम्मानित, ऐसा कंसेप्ट हुआ करता था। तो हमारे देश में ये जो बोटेनिकल गार्डन बन रहा है अच्छी बात है, और भी बोटेनिकल गार्डन्स बनने चाहिए ताकि आने वाली सभ्यता को
हमारी जो ये विरासत है प्लांट संबंधित उसे दिखाया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब ये टेररिज्म वाला आर्टिकल तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक जो आर्टिकल हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टी टैक्स वाला छोटा सा आर्टिकल है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आने वाले 25 सालों में ना इंडिया एडवांस इकोनॉमी बन जाएगा। अभी अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, यानी 75 वर्ष इंडिया की आज़ादी को हो चुके हैं और 75 वर्ष से लेके जब इंडिया की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, ये बीच के जो 25 साल है ना ये अमृत काल है। ऐसा मतलब सरकार ने पूरा प्लान बनाया है। अब राइटर ना इस आर्टिकल में एक बात पे फोकस करते हैं। जो पैसा सरकार खर्च करती है ना, जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है और जो पैसा सरकार खर्च करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर लोकल लेवल पे खर्च होना, जैसे मेयर के द्वारा, अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से आ सकता है। क्योंकि लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस को ना ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे पैसा हमें लगाना चाहिए, किस चीज़ में पैसा लगाने से अभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लोकल लेवल पे एक्सपेंडिचर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक लैंड ऑर्डर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज, वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस, लोकल जोनिंग एंड रेगुलेशन। 16th फाइनेंस कमीशन अब गठित होगा। अब देखो 16th फाइनेंस कमीशन ना ये काम कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना लोकल लेवल पे खर्च हो। समझ गए? जैसे देखो एक बात राइटर बोलते हैं, इंडिया में ना सब नेशनल लेवल पे, जैसे एक तो नेशनल लेवल पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है, टोटल जितना पैसा हमारा खर्च होता है ना डेवलपमेंट में, 40% हमारा खर्च होता है नेशनल लेवल पे और बाकी 60% होता है सब नेशनल लेवल पे। सब नेशनल लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, दोनों को मिला के। वैसे ये परसेंटेज काफ़ी अच्छी है क्योंकि ब्राज़ील में सिर्फ 50% पैसा सब नेशनल लेवल पे यानी स्टेट के लेवल पे और लोकल लेवल पे खर्च होता है, और यूएस में तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा कम है, सिर्फ 40%, यानी वहाँ पे 60% पैसा खर्च करती है वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट। कनाडा और चाइना से इंडिया पीछे है। कनाडा और चाइना में 70% से ज़्यादा जो पैसा है वो स्टेट लेवल पे खर्च होता है और लोकल लेवल पे। बट देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग डेटा है। अगर हम ये डेटा निकालें कि कितना पैसा हमारे देश में लोकल लेवल पे खर्च होता है, बिल्कुल लोकल लेवल पे, जैसे मेयर के द्वारा या फिर पंचायती राज बॉडीज़ के द्वारा, ये आंकड़ा है 4% से भी कम। यानी 96% जो पैसा है ना हमारे देश में खर्च हो जाता है या तो यूनियन लेवल पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे। सिर्फ 4% पैसा खर्च होता है लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, जबकि चाइना में 50% से ज़्यादा पैसा खर्च होता है लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर। यहां पे इंडिया मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। यहीं पर 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। अब होना क्या चाहिए? देखो वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट्स जो है ना वो किसी और के भरोसे ना बैठें कि हमें कोई पैसा देगा, हम उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे डेवलपमेंट के लिए। बार बार हम ये बातें डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा तरीका है जिसके सहायता से लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यू मोबिलाइज कर सकती है। बट दिक्कत ये है प्रॉपर्टी टैक्स ना नए सिरे से लगाना आसान नहीं है। लोगों का रेसिस्टेंस आता है। जो लोग अभी तक टैक्स नहीं दे रहे थे वो एकदम से टैक्स का सामना करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम टैक्स क्यों दें, अभी तक तो कुछ भी टैक्स नहीं था प्रॉपर्टी टैक्स। तो ना ऐसा होना चाहिए, राइटर कहते हैं ना अभी आप एग्जम्पशन दे दो कि अभी जैसे ग्रैंडफादर्स के या ग्रैंड मदर्स के नाम पे प्रॉपर्टी है उनको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम पे आ जाएगी तब उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोविजन सरकार कर सकती है ताकि अभी जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है वो टैक्स ना दे, जब लेकिन प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम पे आ जाएगी तब वो प्रॉपर्टी टैक्स देना स्टार्ट कर दें। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर लोगों को पता भी होगा कि आने वाले समय में हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर रेसिस्टेंस भी कम आएगा। धीरे धीरे करके फिर प्रॉपर्टी टैक्स वाला जो मैकेनिज्म है इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये सजेशन राइटर देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना 0.1% से भी कम है, मतलब थोड़ा सा इसी के आसपास है, 0.1% से थोड़ा सा ज़्यादा। और देश के टोटल टैक्स रेवेन्यू में ये सिर्फ 0.5% है। जबकि आप OECD कंट्रीज़ में देखोगे, खास करके यूरोप के देशों में, वहाँ पे टोटल जितना उनको टैक्स प्राप्त होता है उसमें से 5.6% तो आप मान के चलिए कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है। US, UK, कनाडा में जितना वहाँ पे टोटल टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है ना उसमें से 11-12% तो प्रॉपर्टी टैक्स होता है।
तो इंडिया में ये जो कंसेप्ट है ना अभी आया नहीं है, आना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी टैक्स सरकार लगाती है तो उस रेवेन्यू को लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम अगला आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल फिलहाल में ना साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। इंडिया चौथे नंबर पे है साइबर विक्टिम्स के मामले में, मतलब जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है। एम्स जो हमारे देश का काफ़ी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, यहाँ पे रैंसमवेयर अटैक हुआ, डेटा को चुरा लिया गया। आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के साथ फिशिंग स्कैम चल रहा है, कोई लिंक उन्हें मिलता है, फिर उस पर क्लिक करने पर सेंसिटिव डिटेल्स जो है वो चली जाती हैं। ये देखो आई ओपनर है। हमारे देश में साइबर अटैक्स पे उस प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस प्रकार से दिया जाना चाहिए। अनेकों तरह के अटैक होते हैं, फिशिंग, रैंसमवेयर अटैक, मालवेयर अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब सर्वर को ठप कर दिया जाता है, बंदा सर्विसेज नहीं एक्सेस कर पाता। साइबर स्पूफिंग का मतलब होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी चुरा ली जाती है। विशिंग का मतलब होता है फ़ोन आता है आपके पास में, कभी आता होगा कि आप ये डिटेल शेयर कर लीजिए। फ़ोन करने वाले बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, जबकि वो बैंक से होते नहीं हैं। समझ गए, नए नए तरह के अटैक्स आ रहे हैं, बट देश तैयार नहीं है इन साइबर अटैक्स का सामना करने के लिए। इसकी देखो साइबर अटैक्स के इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कॉस्ट होती है, लोगों का भरोसा उठ जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में। समझ गए, देश की इकोनॉमी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। जैसे हमने एक बार आर्टिकल डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, यूपीआई से ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होने लगी है, इकोनॉमी को बूस्ट मिला है यूपीआई से। बट देखो अगर लोगों का भरोसा नहीं होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड होने के बाद में, तो देश को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बट देखो हमारे देश में ना आईटी एक्ट 2000 है, वो काफ़ी पुराना है, उस समय तो इतना इंटरनेट था भी नहीं, थोड़ा बहुत शुरुआत हुई थी सिर्फ। अब मेजर अमेंडमेंट्स हुई तो हैं आईटी एक्ट में, 2008 में भी हुई थी, बट वो उतना ज़्यादा स्केल पे नहीं हुई जिस हिसाब से इंटरनेट अब एक्सपेंड कर चुका है। समझ गए, कोई साइबर अटैक होता है, एक एजेंसी नहीं है जो बिल्कुल मतलब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करना, और प्रिवेंशन पे तो फोकस किया ही नहीं जाता। मतलब अभी जैसे ऑडिटिंग होनी चाहिए ना, साइबर अटैक होगा उसके बाद रिएक्शन आएगा, ये तो अलग बात है ना। आप पहले से ही ऑडिटिंग करके चलो कि रैंडम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को चेक करो कि उसने कितना साइबर सिक्योरिटी के मामले में प्रोविजन किया है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को आप चेक करो कि वहाँ पे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया है। प्रिवेंशन पे तो फोकस बिल्कुल ही नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ना कुछ पॉइंट्स है, एक बार आप वो रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये उठता है, साइबर सिक्योरिटी की आखिरकार आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता देखो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है, जैसे आधार कार्ड के माध्यम से काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, डिजी लॉकर है। इवन नीचे का पॉइंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी यूएसए और चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया तीसरा ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर देखो हमें ये इंश्योर करना है कि साइबर अटैक की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कुछ समय पहले पुणे के एक बैंक पर साइबर अटैक हुआ था, बहुत सारा जो एटीएम संबंधी डेटा है वो चुरा लिया गया था, सिस्टम कुछ समय तक ठप पड़े रहे थे। तो साइबर अटैक की वजह से इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर हमें ये प्रिवेंट करना है तो साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे देखो इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है, स्टार्टअप्स के मामले में भी इंडिया तीसरे नंबर पे है। चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में हैं। तो आजकल जो ज़्यादा स्टार्टअप से इमर्ज हो रहे हैं वो देखो इंटरनेट बेस्ड हैं, इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे लास्ट पॉइंट है वल्नरेबिलिटी। आज के समय में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम इंडिया में होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की हमें आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है डिजिटल इलिटरेसी। लोगों को पता नहीं है किस प्रकार से वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए,
तो ये डिजिटल जो इलिटरेसी है ये एक बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। दूसरा, सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस एंड इंपोर्टेड डिवाइसेस। देखो, हम बहुत सारे जो इंटरनेट या फिर टेलीकॉम संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर हम देखें तो हमारी जो ये इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना चाइना के ऊपर, ये भी एक प्रकार से चैलेंज आप इसे कह सकते हो, ऑब्स्टेकल कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी। देखो, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, लेकिन उस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हम नए सॉफ्टवेयर्स नहीं डेवलप कर पाते या फिर नया प्रोटोकॉल हम जारी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, तो अगर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हों जो विभिन्न डिवाइसेस के द्वारा फॉलो किए जाएं तो साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की। कहा यह गया था कि आने वाले कुछ सालों में हम 5 लाख ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़े पर्सनल को तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है एनोनिमिटी। देखो, दूर देश में बैठा कोई पर्सन इंडिया की किसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट को हैक कर लेता है या फिर किसी प्रकार का दूसरा नुकसान पहुंचा देता है, तो देखो पता नहीं लगता कि किसने साइबर अटैक किया है। आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है पर्सन को, लेकिन काफ़ी बार वीपीएन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया जाता है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से। तो ये जो पता नहीं लग पाता ना किसने साइबर अटैक को अंजाम दिया है, इससे बहुत सारे लोग एंकरेज होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये एक चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। लास्ट चैलेंज है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। देखो, हमारे देश में कई सारी एजेंसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टेप्स टेकन। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की दिशा में। ये कुछ संस्थाओं के नाम हैं, जैसे देखो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देखो डिफेंस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एक सेंटर है, ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। उसके बाद नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या फिर वुमन की बुलिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए ये न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा डिफेंस साइबर एजेंसी, ये मिलिट्री रिलेटेड एजेंसी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जैसे देखो, फाइनेंशियल स्फीयर में किसी प्रकार का अटैक हो जाता है तो तुरंत रिस्पांस की आवश्यकता होती है ताकि फर्दर डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। उस दिशा में काम करती है ये टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसके अलावा देखो, लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 है, जिसे अमेंड भी किया गया था 2008 में। इस एक्ट का सेक्शन 43 डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, सेक्शन 66 हैकिंग पर, सेक्शन 69 साइबर टेररिज्म पर। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो सिंपल चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए विभिन्न एजेंसीज के बीच, साइबर डेटरेंस। जैसे देखो, न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो डर पैदा करना दुश्मन देश में कि वो आपके ऊपर किसी प्रकार का अटैक ना करें। अगर ऐसा होता है तो इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार से साइबर डेटरेंस का ये कंसेप्ट काम करता है। जैसे देखो, पाकिस्तान अगर अपने हैकर्स को समर्थन देता है कि आप इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ, तो इंडिया भी दुगनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इस प्रकार का डर हम पाकिस्तान के मन में पैदा कर देते हैं तो पाकिस्तान अपने हैकर्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा। यही साइबर डेटरेंस है, मतलब डर पैदा करना ताकि अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है बेटर रेगुलेशन एंड एडोप्शन ऑफ नॉर्म्स। अच्छे से जो साइबर सिक्योरिटी संबंधित नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए और रेगुलेशन भी बेहतर हो।
साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब अगर साइबर अटैक की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होना चाहिए, इस प्रकार का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस में। आईटी एक्ट 2008 को अमेंड करके और इफेक्टिव बनाया जाए, स्किल डेवलप की जाए। साइबर सिक्योरिटी संबंधित जो पॉलिसी है पुरानी हो चुकी है, इसे अपडेट किया जाए। समय समय पर साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होता रहना चाहिए ताकि कमियों का पता लग सके। और स्टेट लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी संबंधित फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम के ऊपर। इस कन्वेंशन ने भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था ताकि विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। तो बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसके प्रोविजंस को भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए, और जो फ्रेमवर्क इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस फ्रेमवर्क को भी हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकें, ऐसी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी संबंधित इशू को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।